वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 6 का लोकोमोशन एंड मूवमेंट टॉपिक। ठीक है, सो देखते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें आज क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या क्या समझने को मिलेगा। सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट मसल मूवमेंट्स, जॉइंट्स, type of skeleton muscle according to the type of movement and basic aspects of human skeleton। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे मूवमेंट की। मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट क्या है? इट इज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। हम मूव कर पाते हैं, कोई भी चीज जो जिंदा है। अब कोई अगर नॉन लिविंग चीज, कोई लकड़ी का गट्टा हमने कहीं डाल दिया, कोई प्लास्टिक की चेयर कहीं डाल दी तो वो वहीं रहेगी, लेकिन जो लिविंग बीइंग है वो मूव कर पाते हैं, है ना। तो ये एक क्या है? लिविंग बीइंग का एक सिग्निफिकेंट फीचर है। एनिमल एंड प्लांट एग्जिबिट वेरियस फॉर्म ऑफ मूवमेंट्स, राइट। एग्जाम्पल, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। अमीबा में क्या होता है? इसके अंदर ये जैसे कि एक दिखाया हुआ है आपको, इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसका जो मूवमेंट है, स्ट्रीमिंग होती है, ठीक है, उसकी अकॉर्डिंग ही वो फिर क्या करता है? सूडोपोडिया भी निकाल लेता है ना। तो जहां जिस डायरेक्शन में उसे मूव करना है वहां उसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म मूव करने लगता है और उस डायरेक्शन में फिर उसके सूडोपोडिया निकलते हैं। सो ऐसे ही बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो डिफरेंट चीजों की हेल्प से मूव करते हैं। लाइक किसी में सीलिया प्रेजेंट होगा, जैसे कि पैरामीशियम हो गया, किसी में फ्लैजिला प्रेजेंट्स होंगे, है ना, किसी में टेंटिकल्स होंगे जैसे कि हाइड्रा में। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी हेल्प से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्या कर पाते हैं? मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो जहां तक ह्यूमन बीइंग की बात है, ह्यूमन बीइंग कैन मूव विद द हेल्प ऑफ लिम्स, जॉ, eyelid, tongue, these are the things। तो ह्यूमन बीइंग की जो जॉ है, जैसे कि मैं बोल पा रही हूँ, ऊपर नीचे वक्कल कैविटी हो रही है, मैं पलक झपका पा रही हूँ, मेरी आईलिड मूव कर रही है, मैं बोलने में टंग की हेल्प ले रही हूँ, टंग भी मूव कर रही है ना। ऑल्दो इस मूवमेंट, इसमें क्या हो रहा है इस सिचुएशन में कि मैं अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर पा रही। तो अगर जब हमारा प्लेस चेंज होगा तब उस मूवमेंट को हम बोलेंगे लोकोमोशन। लेकिन जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, प्लेस चेंज, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन गलत हो जाएगा, हमें कहना चाहिए प्लेस चेंज नहीं होगा, जगह चेंज नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज होगा भाई, इधर देखा या उधर देखा, डायरेक्शन चेंज हो सकता है लेकिन प्लेस चेंज नहीं हो सकते इन मूवमेंट। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग कैन मूव लिम्स, जॉ, आईलिड एंड टंग्स। वॉलेंट्री मूवमेंट रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ प्लेस। चेंज ऑफ प्लेस जहां पर हम, अगर हमारी इच्छा है, हमारी वॉलेंट्रीली यानी हम खुद चाहें और अपनी प्लेस चेंज करें, तब उस मूवमेंट को हम टर्म देते हैं लोकोमोशन। क्या टर्म दिया जाता है? लोकोमोशन। ठीक है, सो फॉर्म्स ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट इंक्लूड वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग एंड स्विमिंग। सो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ लोकोमोशन, है ना, जिसमें वॉकिंग है, रनिंग है, हम दौड़ रहे हैं, किसी चीज के ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है, हम फ्लाई कर रहे हैं, या कोई बर्ड फ्लाई कर रही है, फिशेज अगर स्विम कर रही हैं तो वो भी एक टाइप का लोकोमोशन ही हुआ, प्लेस चेंज हो रही है। सो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में ओवरलैप विद दोज इन्वॉल्व इन अदर मूवमेंट्स। तो लोकोमोटरी जो स्ट्रक्चर है वो अदर जो मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर है उसके साथ ओवरलैप कर सकते हैं। जैसे कि सीलिया की जो बात है, मैंने अभी आपको बताया कि सीलिया की हेल्प से लोकोमोशन या मूवमेंट होता है पैरामीशियम में। तो जब ये सीलिया फूड को चाहेगा, फूड की तरफ मूव करेगा, ठीक है, तब इसको जो है मूवमेंट कहेंगे। और अगर वो अपनी लोकेशन चेंज करेगा, है ना, तो हम उसे लोकेशन में लेकर आ जाएंगे। अगर वो हिला के फूड, सीलिया बार बार हिल रहा है और पानी की हेल्प से फूड उसकी तरफ आ रहा है, जुड़े हुए ही सीलिया, वो उसने अपनी जगह नहीं बदली तो वो मूवमेंट हो गया। लेकिन अगर उस सीलिया की ही हेल्प से उसने अपनी जगह चेंज कर ली तो उसे हम फिर लोकोमोशन कहेंगे। एम आई राइट? चलिए, ऐसे ही हाइड्रा जो है, हाइड्रा यूज टेंटिकल्स। हाइड्रा क्या यूज करता है? टेंटिकल्स यूज करता है फॉर द प्रे कैप्चर। जब उसे अपना प्रे को पकड़ना होता है, कैप्चर करना होता है अपनी भूख को शांत करने के लिए, तो जब प्रे को कैप्चर करता है तो उस टाइम पर हाइड्रा अपने टेंटिकल्स को मूव करता है ना, और लोकोमोशन भी कर सकता है उसी की हेल्प से। तो ऐसे ही लिम्स जो हैं,
अगर हम हायर एनिमल्स की बात करें, जैसे ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, तो जो लिम्स है वो लिम्ब हमारे यूज होते हैं बॉडी पोस्चर को चेंज करने के लिए, करते हैं ना। अगर हम मूवमेंट इधर से उधर देखेंगे, उधर से इधर देखेंगे, तो जो लिम्ब है वो हमारे बॉडी जो हमारे हाथ पैर हैं हमारी बॉडी पोस्चर को चेंज करने के लिए भी यूज हो जाते हैं एंड लोकोमोशन में भी यूज होते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों में ये वाली चीजें काम आ रही हैं। तो ये आपको थोड़े से एग्जांपल्स बताए जिससे कि आपको ये समझ में आए कि कब वो लोकोमोशन में हेल्प करता है, जब प्लेस चेंज होगा, जब केवल पोस्चर चेंज होगा तो वो मूवमेंट में वो जो कैटेगरी है वो मूवमेंट कैटेगरी में आ जाएगा। चलिए, मूवमेंट एंड लोकोमोशन फिर क्या हुआ, इन एग्जांपल से हमें क्या समझ में आया कि दीज बोथ ऑफ दीज टर्म्स आर इंटरकनेक्टेड। एम आई राइट? मूवमेंट एंड लोकोमोशन आर इंटरकनेक्टेड। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट नॉट ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन। ये बात बिल्कुल आपको अब समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब तक किसी भी जगह का स्थान परिवर्तन नहीं होगा, चेंज ऑफ प्लेस नहीं होगा, है ना, जगह नहीं बदलेगी, तो वो जो मूवमेंट है वो लोकोमोशन नहीं कहलाएगा। इसलिए हम आराम से बिल्कुल सही तरीके से ये कह सकते हैं कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट नॉट ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन। मेथड ऑफ लोकोमोशन वेरी विद हैबिटेट एंड सिचुएशनल डिमांड। ठीक है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। लोकोमोशन सर्व पर्पस सच एज सर्चिंग फॉर फूड, शेल्टर, मेट्स, ये जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स, फेवरेबल क्लाइमेट्स और एस्केपिंग प्रीडेटर। ठीक है, अगर प्रीडेशन को हमें एस्केप करना है तो भी हम फटाफट से क्या करेंगे, अपनी जगह चेंज करेंगे। हमें फूड चाहिए तो जगह चेंज करनी पड़ेगी, जहां फूड है वहां जाना पड़ेगा, शेल्टर के लिए जाना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, है ना। अगर मीटिंग करनी है तो मूव करना पड़ेगा। ब्रीडिंग के लिए अगर हम सीजनल जो वेरिएशन है या अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट नहीं है तो मूव करना पड़ेगा। ऐसे ही फेवरेबल क्लाइमेट्स के लिए भी मूव करना पड़ेगा। तो लोकोमोशन मूवमेंट तब लोकोमोशन बनेगा जब वो अपने किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी चीज की सर्च के लिए निकलता है। ठीक है, चलिए, सो टाइप ऑफ मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन सेल एग्जिबिट 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट। जो ह्यूमन की जो सेल है उसमें 3 मेन तरीके के जो मूवमेंट हैं वो होते हैं। पहला है अमीबॉइड, देन सेकंड है सिलियरी एंड द थर्ड वन इज मस्कुलर। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला है अमीबॉइड, दूसरा है सिलियरी एंड तीसरा है मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है, सो अमीबॉइड मूवमेंट इज सीन इन स्पेशलाइज्ड सेल लाइक मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स। कौन सी सेल्स में होता है अमीबॉइडिक मूवमेंट? कुछ सेल्स में भी होता है जिसको बोलते हैं मैक्रोफेजेस, ठीक है, एंड ल्यूकोसाइट। ये किसका है? हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, हमारा जो ब्लड है उसकी WBCs के टाइप हैं ये। मैक्रोफेजेस क्या करेगा, जैसे कि ये इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, उसका एक्टोप्लाज्म मूव करेगा पर्टिकुलर डायरेक्शन में, फिर एंडोप्लाज्म मूव करेगा और फिर वो सूडोपोडिया इस तरीके से बना सकते हैं। या उसे किस डायरेक्शन में जाना है, साइटोप्लाज्म उस तरफ मूव कर जाएगा, सूडोपोडिया बन जाएगा। अगर उसे इनगल्फ करना है किसी फॉरेन पार्टिकल को तो वो मूव करेगा। अमीबॉइडिक मूवमेंट के थ्रू वो मूव करता है। कहाँ कहाँ, कौन कौन सी सेल्स में? जैसे कि मैक्रोफेजेस हो गए, ल्यूकोसाइट्स हो गई। 2 एग्जांपल्स यहाँ पर हैं और हमें ये याद होना चाहिए, इन दोनों में अमीबॉइडिक मूवमेंट होता है। सो इट फैसिलिटेटेड बाय सूडोपोडिया फॉर्म थ्रू प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, सूडोपोडिया किसकी हेल्प से बन रहा है? प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की हेल्प से बन रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, दूसरा जो है वो होता है साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स में, जैसे कि जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये भी अमीबॉइडिक मूवमेंट में की तरह से ही मूव करते हैं। जो हमारे साइटोस्केलेटन के जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, वो भी एक एग्जाम्पल है अमीबॉइडिक मूवमेंट का। ठीक है, चलिए, ciliary movement occur in internal tubular organ line with ciliary epithelium। जिस इंटरनल ऑर्गन के ऊपर जो लाइनिंग रहेगी, इंटरनल लाइनिंग सिलियरी एपिथेलियम की होगी, उसके ऊपर सीलिया निकले होंगे। ठीक है, तो वहां पर भी सिलियरी मूवमेंट होता है। वो किस लिए होता है? चीजों को आगे मूव करने के लिए, जैसे म्यूकस को आगे मूव करने के लिए, कोई गलत पार्टिकल अगर गलती से आ गया है उसको निकालने के लिए। ठीक है, ऐसे ही एग, जैसे फेलोपियन ट्यूब में भी पाए जाते हैं सीलिया, तो वहां पर एग के मूवमेंट के लिए। तो इस तरीके से कुछ ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, वहां कोई ना कोई पर्पस होता है
इसलिए वहां पर सिलियरी एपिथेलियम होती है। तो बहरहाल आपको ये बताया जा रहा है कि कुछ इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स हैं, जिनमें सिलियरी मूवमेंट होता है। यहाँ पर तो मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो मूवमेंट पर ही फोकस करते हैं, ठीक है। तो कुछ इंटरनल ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स होते हैं जिसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है, तो वहां सिलियरी मूवमेंट होता है। कोऑर्डिनेटेड सिलियरी मूवमेंट इन द ट्रैकिया, एड इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल, जो मैंने जस्ट आपको बताया, एंड फॉरेन सब्सटेंस from inhaled air and facilitate the passage for ova through the female reproductive system। ये ऑलरेडी मैंने आपको अभी अभी यही डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेटेड सीलियरी मूवमेंट होता है। ट्रैकिया जो हमारा है, लंग सिस्टम का जो पार्ट है, कि अगर कोई डस्ट पार्टिकल रिमूव करना है, म्यूकस रिमूव करना है, या फॉरेन पार्टिकल आ गया है, खांसी आती है ना जब हम अचानक किसी पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में जाते हैं, हम इनहेल कर लेते हैं कुछ डस्ट पार्टिकल्स को, तो वो निकाला जाता है। वो किसके थ्रू निकाला जाता है? सीलियरी मूवमेंट के थ्रू, क्योंकि उसके अंदर की तरफ सीलियरी लाइनिंग है। ऐसे ही पैसेज प्रोवाइड किया जाता है ओवा के लिए इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, तो दो हमने डिस्कस कर लिए, एक अमीबॉइडिक मूवमेंट जो ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ सेल्स कर रही है, मैक्रोफेजेस हो गई, दूसरा जो इंटरनल ऑर्गन की लाइंस है वहां पर सीलियरी मूवमेंट हो रहा है, और तीसरा है जिसके बारे में बहुत डिटेल में हम यहाँ पढ़ेंगे, वो है मस्कुलर मूवमेंट, राइट। सो मस्कुलर मूवमेंट इज एक्चुअली नेसेसरी फॉर लिम्स, जॉ एंड टंग मूवमेंट। ये जो मैं बोल पा रही हूँ टंग पे, या अगर हम खाना खा पाएंगे विद द हेल्प ऑफ जॉ, ठीक है, ये जो मूवमेंट है, और हमारे जो हाथ पैर हैं, हमारे जो लिम्स हैं, वो उनका मुड़ना चलना, ये सब, इन सभी एक्टिविटीज में जो मूवमेंट हो रहा है, जो चीज इन्वॉल्व हो रही है, वो हो रही है मसल, और उसी को कहते हैं मस्कुलर मूवमेंट। तो मस्कुलर मूवमेंट के ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं, लिम्स, जॉ एंड टंग, ठीक है, बात समझ में आ गई। सो मसल कॉन्ट्रैक्ट जब करती है तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो लोकोमोशन की भी प्रॉपर्टी है, एंड अदर मूवमेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी इज यूटिलाइज्ड फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट्स इन ह्यूमन एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो लोकोमोशन रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मसल, स्केलेटन एंड न्यूरल सिस्टम। इन तीनों से मिलकर जो है जब लोकोमोशन होता है तो ये तीनों की तीनों सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? मसल्स, स्केलेटन सिस्टम एंड न्यूरल सिस्टम, क्योंकि सिग्नल तो वही देगी, है ना, इनवॉलेंट्री मूवमेंट तो है नहीं हमारा। हमारे को सिग्नल जब आएगा तब हम मूव करते हैं, मतलब लोकोमोशन करते हैं। कुछ मूवमेंट्स हैं जो इनवॉलेंट्री हैं, मगर यहाँ पर उनकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उसकी बात हो रही है जब हम वो मूवमेंट लोकोमोशन, हम प्लेस चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर न्यूरल सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि मसल्स कौन कौन सी होती हैं। तो देखते हैं कि जो मसल्स है, जो मसल होती है वो किस तरीके का टिश्यू है। मसल जो है टिश्यू, ये ओरिजिनेट होता है मेसोडर्म से, ठीक है, और हमारी बॉडी का 40 से लेके 50% जो अडल्ट बॉडी वेट है वो मसल का वेट होता है। ये हमें बात याद रखनी है, ओके। सो मसल की यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी हैं? मसल की एक ये यूनिक प्रॉपर्टी है सबसे पहले, जिसकी वो एक्साइटेबिलिटी रखती है, ठीक है, एक्साइटेबिलिटी रखती है, कॉन्ट्रैक्टाइबिलिटी रखती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, एक्सटेंसिबिलिटी रख सकती है, यानी कि वो खिंच सकती है, बड़ी हो सकती है, इलास्टिसिटी भी उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। तो ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं मसल की। कौन सी? सबसे पहले है एक्साइटेबिलिटी, दूसरी है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, देन एक्सटेंसिबिलिटी एंड देन इलास्टिसिटी। ये चार प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी मसल्स की। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लोकेशन, मसल किस जगह प्रेजेंट है उसके बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन है, आप इस एनिमेशन के थ्रू देख पा रहे हैं, उसका नाम यहाँ पर दिया है मैंने स्केलेटन मसल। ये स्केलेटन मसल्स है, इसके ये लगातार एक के ऊपर एक लगी हुई हैं, और इसकी पेरीफेरी में आप देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और यहाँ कुछ इस तरीके से पैरेलल आपको जो है इंप्रेशंस दिखाई दे रहे हैं। इनके बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड्स में, कुछ बैंड जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा जो टाइप है वो विसरल मसल है, जो विसरल ऑर्गन के आसपास पाई जाती है। वो कुछ पैरेलल नहीं है, ठीक है, वो इंडिविजुअल है, और उनका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। देख रहे हैं ना, दोनों के स्ट्रक्चर में बिल्कुल फर्क है। तीसरा जो टाइप है वो होती है कार्डियक मसल। वो भी कुछ कुछ स्केलेटन मसल जैसी होती है, लेकिन देखिए इसकी ब्रांचिंग हो रही है, आप देख पाएंगे इसमें ब्रांचिंग हो रही है,
ठीक है, ये भी लगभग पैरेलल, इसमें भी कुछ इंप्रेशंस दिखाई दे रहे हैं और इसमें भी एक सेंटर में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ठीक है, नहीं बाहर की तरफ ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो ब्रांचिंग वाली प्रॉपर्टी है वो केवल स्केलेटन कार्डियक मसल में हमें दिखाई दे रही है। तीनों स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ पे स्ट्रक्चरली तो ये कुछ इसमें डिफरेंस है, तो चलिए वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कौन सा था? स्केलेटन मसल। ठीक है, तो स्केलेटन मसल आर लिंक्ड टू द स्केलेटन कंपोनेंट। इसका क्या काम है स्केलेटन मसल का? कि ये स्केलेटन कंपोनेंट के साथ जो है लिंक रहता है और फिर किसी भी चीज में काम करने में हेल्प भी करता है वहां पर। ठीक है, तो ये कैसी दिखाई दे रही हैं? ये दिखाई देती हैं स्ट्रिप्ड अंडर माइक्रोस्कोप। स्ट्रिप कुछ पट्टियों जैसी दिखाई देती हैं, इसीलिए इनको स्ट्राइटेड मसल कहा जाता है। स्ट्राइटेड मसल कौन सी? स्केलेटन मसल वाली। ठीक है, ऑल्दो स्ट्राइटेड मसल हमारी स्केलेटन हमारी कार्डियक की भी होती हैं, लेकिन वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं ना, तो अभी हम स्केलेटन मसल की तरफ ही ध्यान देंगे। स्ट्राइटेड मसल हैं एंड दीज आर कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, तो इसको इसीलिए कहा जाएगा वॉलेंट्री है। ठीक है, कंट्रोल वॉलेंट्रीली बाय नर्वस सिस्टम नोन एज वॉलेंट्री मसल। तो स्केलेटन सिस्टम को हम क्या कहेंगे? वॉलेंट्री मसल, जो हमारे खुद के कंट्रोल में है, हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। इट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन एंड चेंज इन बॉडी पोस्चर। ठीक है, तो क्या क्या बातें समझ में आई हमें स्केलेटन मसल के बारे में? कि ये स्केलेटन मसल बाइंड करती हैं या ये लिंक रहती हैं स्केलेटन कंपोनेंट के साथ। ये इनको स्ट्रेप मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि स्ट्रिप जैसी दिखाई दे रही होती हैं, इसमें कुछ ऐसे पैरेलली लाइंस में बैंड जैसे दिखाई देते हैं। ये वॉलेंट्रली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहती हैं, इसलिए इनको वॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। दीज मसल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन एंड चेंज इन बॉडी पोस्चर। ये मेनली जिम्मेदार हैं हमारे लोकोमोशन के लिए और बॉडी पोस्चर चेंज करने के लिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड पर हमारे को बताया जा रहा है विसरल मसल के बारे में। सो विसरल मसल कहाँ पाई जाती हैं? दीज आर प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन। हमारे जितने भी विसरल ऑर्गन हैं उसकी इनर वॉल पर जो मसल पाई जाती है उसे विसरल मसल कहा जाता है। ठीक है, इसमें कोई आप देख रहे हैं पैरेलल लाइन जैसा नहीं दिख रहा है, तो ये लैक, इट डजंट हैव स्ट्राइशन। ठीक है, अपीयर स्मूथ दिखाई देती हैं, इसमें कोई लाइन जैसा नहीं है, हैंस टर्म्ड एज स्मूथ मसल। तो विसरल मसल को मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ? मैं यहाँ पर इसको लिख सकती हूँ स्मूथ मसल। ठीक है, इसको हम स्मूथ मसल भी कहेंगे, क्योंकि इस पर कोई भी हमारे को स्ट्रिप जैसा लाइन जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसमें एक न्यूक्लियस है, वो सेंटर में प्रेजेंट है। सो एंड बट इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हमारे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए ये कौन सी मसल है? हम इनको इनवॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। इसलिए हम इसे विसरल मसल भी कह सकते हैं, स्मूथ मसल भी कह सकते हैं, और हम इनको इनवॉलेंट्री मसल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो विसरल मसल, स्मूथ मसल, इनवॉलेंट्री मसल, तीनों एक ही चीज का नाम है। वो लाइनिंग जो कि हॉलो ऑर्गन्स की इंडर वॉल पर होती है मसल की, उसको विसरल मसल या स्मूथ मसल कहा जाता है। ये बिल्कुल हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए ये इनवॉलेंट्री है। ठीक है, फंक्शन इनका क्या रहेगा? इनका फंक्शन रहेगा ये कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। इसका जो मूवमेंट है, वेवी मूवमेंट है, वो फूड के डाइजेशन में फूड को जो एलिमेंट्री कैनाल है एक ऑर्गन से दूसरे सिस्टम में आगे धकेलने का भी काम इनकी मूवमेंट से होता है ना। तो इट इंक्लूड एडिंग इन फूड, गैमिट ट्रांसपोर्टेशन, गैमिट्स का ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये रेस्पेक्टिव उस वहां पर जाकर गैमिट की ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती हैं। कौन? इनवॉलेंट्री मसल और स्मूथ मसल और वेस्कुलर मसल। चलिए, तीसरे टाइप की जो मसल है वो है कार्डियक मसल। ठीक है, कार्डियक मसल आर द मसल ऑफ हार्ट की जो मसल है वो स्पेशल मसल है, उन्हें कार्डियक मसल कहा जाता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ ब्रांचिंग कार्डियक मसल। देखिए इस एनिमेशन में आप बहुत आसानी देख पा रहे हैं कि इसमें ब्रांचिंग है, और यही डिफरेंस था इसमें और किसमें? स्केलेटन मसल में, है ना। तो लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें भी स्ट्राइटेड या स्ट्रिप्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है।
मगर इसमें क्या फर्क है इसमें और स्केलेटन मसल में, कि वो तो वॉलेंट्री थी, ये है इनवॉलेंट्री, यानी कि ये डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं रहती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब हम चाहेंगे तब हमारा दिल धड़केगा, जब हम चाहेंगे तब नहीं धड़केगा। नहीं धड़केगा तो गए काम से, है ना। तो ये इनवॉलेंट्री है, ये ऑटोमेटिकली जब से हम कोई भी व्यक्ति पैदा हुआ है तब से धड़कता रहेगा, है ना। अगर ये इसकी धड़कन में कोई प्रॉब्लम है तो फिर डेंजर कॉलिंग, ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो कि सीरियस है। तो ये इनवॉलेंट्री है, इट इज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। ओके, चलिए अब बात करते हैं मसल के फाइबर के स्ट्रक्चर की, मसल फाइबर स्ट्रक्चर। तो ये जो मसल फाइबर स्ट्रक्चर है वो स्केलेटन मसल के फाइबर का स्ट्रक्चर है जो हमारी बुक में दिया हुआ है, और उसी को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो स्केलेटन मसल जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ मसल बंडल, जिसे फेसिकल भी कहा जाता है। जो स्केलेटन मसल, अभी आपने जो एनिमेशन देखा था, एक जो ग्रुप ऑफ मसल फाइबर थे वो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में थे और जो रोटेट होके आपको दिख रहा था, उसमें उसको पूरे को हम क्या बोल रहे हैं, उसको मसल बंडल बोल रहे हैं, है ना। और वो मसल बंडल किससे मिलकर बना होता है, बहुत सारे फेसिकल से मिलकर बना होता है या बहुत सारे मसल बंडल से मिलकर बना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है स्केलेटन मसल, ठीक है। इसके अंदर ये बहुत सारे पतली पतली छड़ टाइप का, एक रॉड टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसको बोल रहे हैं फेसिकल्स। तो ये क्या है, एक को अगर हम खींच के बाहर निकालें तो ये है मसल फेसिकल, ठीक है। और जब इस एक को बाहर निकाला तो ये देखा कि ये जो है कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू की बनकर बनी हुई है, ठीक है। ये जो एक मसल फेसिकल है ये पूरी की पूरी क्या, स्केलेटन मसल। एक को बाहर निकाला रॉड को, उस एक रॉड का नाम था मसल फेसिकल, ठीक है। अब ये जो मसल फेसिकल है उसके अंदर भी छोटे छोटे आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर्स हैं, वो जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको बोलते हैं मसल फाइबर, ठीक है। तो ये जो मसल फाइबर है वो क्या हुआ, मसल का जो एक यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, वो मसल फाइबर है, मसल की सेल है, यू कैन से, ठीक है। तो ये मसल, तो सबसे पहला जो ग्रुप ऑफ बहुत सारे रॉड्स थी उसे हमने बोला स्केलेटन मसल। उसमें से एक रॉड को निकाला, वो था फेसिकल। उस फेसिकल, वो फेसिकल भी बहुत सारे ग्रुप ऑफ फाइबर से मिलकर बनी थी। जब उसमें से एक फाइबर निकाला तो वो रहा मसल फाइबर, ठीक है। तो ये जो पूरी की पूरी मसल है उसकी आउटर लेयर, उसकी आउटर लेयर को क्या कहा जा रहा है, एपीमाइसियम। क्या कहा जा रहा है, एपीमाइसियम। जब उसमें से एक फेसिकल को बाहर निकाला तो उस फेसिकल की आउटर लेयर भी थी, उस आउटर लेयर को क्या कहा गया, उस आउटर लेयर को कहा गया पेरीमाइसियम, ठीक है। अब उसके बाद मसल फाइबर जो निकाला तो उसकी आउटर लेयर को क्या कहा गया, उसकी आउटर लेयर को कहा गया एंडोमाइसियम, ठीक है। सो एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एंडोमाइसियम, ये तीन तरीके की लेयर हुई, तीन स्ट्रक्चर्स हैं, तीनों की अपनी अपनी लेयर है, ठीक है। अब ये जो मसल फाइबर है, जो प्राइमरी यूनिट है जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो मसल सेल है, उसके अंदर जो उसकी अपनी जो एक लेयर है, ठीक है, उसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे किसी सेल की जब हम एनिमल सेल, प्लांट सेल पढ़ते हैं तो प्लांट सेल में तो चलो सेल वॉल होती है, लेकिन वैसे अगर एनिमल सेल देखें तो उसकी आउटर लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ऐसे ही मसल में जो बाहर की लेयर है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसे बोलेंगे सार्कोलेमा। क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा। और उस सार्कोलेमा के अंदर जैसे कि नॉर्मल प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, तो यहाँ पर पाया जाता है सार्कोप्लाज्म। यहाँ पर टर्म थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे, इसको बोलेंगे सार्कोलेमा आउटर कवरिंग को इसकी, और उसके अंदर जो भरा हुआ लिक्विड फ्लूइड है उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। मसल फाइबर क्या है, इट इज ए सिंसिशियल, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिंसिशियल मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड एक फाइबर है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है इसमें, जैसे कि एक नॉर्मल सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पाया जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका मेनली काम होता है टू स्टोर कैल्शियम आयन। किसको स्टोर करना, कैल्शियम आयन को स्टोर करना। याद रहेगी ये बात। एक मसल फाइबर है जो स्ट्रक्चर है उसका, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। उन बहुत सारी चीजों में क्या है, जैसे कि मैंने ये ट्यूब्यूल बना के अगर मैं यहाँ पर आपका एक मसल फाइबर बना दूं तो यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, इस तरीके से ये देखिए न्यूक्लियस बना दिया। यहाँ पर बहुत सारा फ्लूइड कंटेंट है, ये फ्लूइड कंटेंट है, इसको हम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म। ये जो बाहर की लेयर है ये है
सार्कोलेमा। ठीक है, ये जो अंदर वाला है इसको मैंने बोल दिया सार्कोप्लाज्म, ये है न्यूक्लियस। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं इस तरीके के, जिसे मैंने बोल दिया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे ही यहाँ पर बीच में इस तरीके के कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, उसको मैं अभी आगे वाली स्लाइड में आपके साथ, ये ट्यूब्यूल है। ये क्या है? ट्यूब्यूल। अब ये जो इस तरीके की लाइन वाले स्ट्रक्चर हैं, इसको मैं आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करती हूँ। आपको इसका सेक्शन जो मैंने बनाया वो समझ में आ गया? चले मूव करें नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए मूव करते हैं। सो मायोफाइब्रिल कंपोजिशन। मायोफाइब्रिल क्या है? जो मैंने कहा ना, मैं आगे आने वाली स्लाइड पर करती हूँ, वो यही मायोफाइब्रिल थे जो मैं यहाँ पर दोबारा से आपको बना देती हूँ। बहुत सारे स्ट्रक्चर के साथ मैंने आपके इस तरीके की कुछ लाइंस आपकी बनाई थी। ठीक है ना, ये है मायोफाइब्रिल्स। तो ये जो मायोफाइब्रिल हैं, दीज आर पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट इन सार्कोप्लाज्म। ये सार्कोप्लाज्म है ना, ये है ना सार्कोप्लाज्म। बाहर की लेयर सार्कोलेमा, बहुत सारे न्यूक्लियस इधर उधर, बहुत सारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लीजिए बना दिए। ठीक है, ये क्या है? ये है मायोफाइब्रिल। ठीक है, तो ये जो मायोफाइब्रिल है ये क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं, दीज आर पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स प्रेजेंट इन सार्कोप्लाज्म गिविंग मसल फाइबर देयर स्ट्राइटेड अपीयरेंस। जो मसल में जो बैंड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे, वो दिखाने के लिए मेनली कौन रेस्पॉन्सिबल है? मायोफाइब्रिल। ठीक है, मायोफाइब्रिल कहाँ होता है? एक फिलामेंट के अंदर होता है। ठीक है, ड्यू टू ऑल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड्स। यहाँ पर ये जो है कहीं पर बहुत डार्क होंगे और कहीं बहुत लाइट होंगे। जैसे कि इसको जूम करके, ये जो मायोफाइब्रिल है इसको जूम करके यहाँ इस पिक्चर में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, तो जहां पर आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन है और ये पर्पल लाइन है, जहां पर ग्रीन और पर्पल दोनों की दोनों लाइन है, यहां से लेके यहां तक, ये हो जाएगा डार्क एरिया। ठीक है, जिसे बोलेंगे ये है डार्क एरिया। ठीक है, जिसे ए बैंड बोला जा रहा है। जहां पर केवल ये ग्रीन वाला है वो है लाइट, जिसे बोल रहे हैं हम आई बैंड। ठीक है, ये पूरा का पूरा डार्क है, ये है दूसरा वाला लाइट। चलिए, तो स्ट्राइएशन आर कॉज्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन एक्टिन, जिसे आई बैंड बोल रहे हैं, एंड मायोसिन, जिसे ए बैंड बोल रहे हैं। तो ये जो स्ट्राइएशन यानी कि बैंड लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो दो प्रोटीन के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण दिखाई दे रहा है। एक है आई बैंड वाली प्रोटीन, जिसे बोल रहे हैं एक्टिन, और दूसरा है जहां पर दूसरी प्रोटीन है जो डार्क बैंड वाली है, उसे बोल रहे हैं मायोसिन। तो ए बैंड में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट? मायोसिन। आई बैंड में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट? एक्टिन। ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए, एक्टिन या थिन फिलामेंट, वो थिन है इसीलिए तो वहां पर लाइट बैंड दिखाई दे रहा है, और मायोसिन वो थिक फिलामेंट है इसीलिए वहां पर वो डार्क दिखाई दे रहा है। दीज बोथ ऑफ दीज आर रॉड लाइक स्ट्रक्चर। किस तरीके का स्ट्रक्चर होते हैं? ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और बिल्कुल पैरेलली, जो यहां मैंने आपको दिखाया हुआ है, पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। कहां पर? एक दूसरे के पैरेलली। देखिए, बिल्कुल पैरेलली अरेंज है ना, ये मायोफाइब्रिल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलली ये अरेंज होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम इस आई बैंड को ध्यान से देखें, तो ये जो आई बैंड है, देयर इज अ जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर इन द मिडल, जिसे बोल रहे हैं जेड डिस्क। इस ये जेड डिस्क का क्या काम है? इस जेड डिस्क का काम है, जितने भी आई बैंड है वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। यहां से जुड़े हुए हैं ये आई बैंड्स जेड डिस्क से। देखिए, यहाँ वाला इधर से जुड़ा हुआ है, इस वाली जेड डिस्क को देखें तो यहाँ पर ये वाले जो हैं ये यहाँ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जहां से आई बैंड जुड़े हुए हैं, उसको, उस पॉइंट को, वो जो हल्की डार्क लाइन दिखाई देगी विद इन लाइट बैंड, विद इन लाइट बैंड देयर इज सम डार्क लाइन, ये वाली, उसको जेड डिस्क कह रहे हैं। सिमिलरली ए बैंड को अगर आप ऑब्जर्व करें, तो ए बैंड भी का जो ये डार्क वाला मायोसिन वाला जो पार्ट है, वो यहाँ पर एच जोन से कहीं कहीं जुड़ा हुआ है। एच जोन से नहीं, एम लाइंस बनी हुई हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ से ये मायोसिन जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये डार्क में जो स्लाइटली लाइट रीजन दिखाई देगा, वो यही वाला है जहां पर ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब एस जोन किसको कह रहे हैं?
जहां मैक्सिमम तक ये एक्टिन आया और ये दूसरा आया, उसके बीच का जो गैप है उसे एच जोन कहा जा रहा है। और एक एक्टिन से लेकर दूसरे एक्टिन या एज जेड डिस्क से लेके दूसरे जेड डिस्क के बीच के जो पूरा एरिया है एक, उसको बोलते हैं सार्कोमियर। व्हाट वी कॉल इट? सार्कोमियर। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। देयर आर टू टाइप ऑफ बैंड्स, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड। ठीक है, आई बैंड कहां से जुड़ा हुआ है? आई बैंड क्या है? लाइट है। क्यों लाइट है? क्योंकि वहां पर थिन फाइबर है। वो कौन सा थिन फाइबर है? थिन फाइबर एक्टिन है। ठीक है, इसलिए वो लाइट है। ए बैंड कैसा है? ए बैंड थिक है, क्योंकि वहां ए बैंड डार्क है। क्यों? क्योंकि वहां पर मायोसिन है। मायोसिन एक थिक बैंड है, तो ये पूरा एरिया डार्क दिखाई दे रहा है। सो लाइट, डार्क, लाइट, डार्क। ठीक है, ये जिस एक्सटेंशन से जुड़ा हुआ है एक्टिन, उसे जेड डिस्क कह रहे हैं, और जिस एक्सटेंशन से मायोसिन जुड़ा हुआ है उसे एम लाइन कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। दो जेड डिस्क के बीच का जो पूरा एरिया, जिसमें हाफ आई बैंड यहाँ का, पूरा बीच का ए बैंड और हाफ यहाँ का दिखाई दे रहा है, उसको सार्कोमियर कहा जाता है। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया आपको मायोफाइब्रिल का? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सार्कोमियर एंड बैंड्स। चलिए, जेड लाइन ये ऑलरेडी मैंने आपको अभी समझा चुकी हूं, लेकिन फिर भी एक बार यहां से रीड कर लेते हैं कि जेड लाइन बाइसेक्ट ईच आई बैंड एंड एंकर थिन फिलामेंट while एम लाइन होल्ड थिक फिलामेंट टुगेदर इन द ए बैंड। यही बताया था मैंने आपको। जेड लाइन पर आई बैंड जाके अटैच हो रही होती है, आई बैंड के एक्टिन फाइबर्स, और एम लाइन पर थिक फाइबर अटैच हो रहे होते हैं ए बैंड के, है ना, मायोसिन के। द फंक्शनल यूनिट क्या है? सार्कोमियर है। सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जिसे कि बोल रहे हैं हम सार्कोमियर, स्पैन बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, जिसमें हाफ आपका आई बैंड उधर का, हाफ आई बैंड इधर का, और बीच का पूरा एक ए बैंड होता है, उसे फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। इन रेस्टिंग मसल, जब मसल रेस्टिंग फेज में होती है, थिन फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप थिक फिलामेंट लीविंग अ सेंट्रल एच जोन इन द थिक फिलामेंट। जब रेस्टिंग फेज में मसल है, उस टाइम पर ये जो थिन फिलामेंट है वो पार्शियली ओवरलैप हो जाती है थिक फिलामेंट के ऊपर। ठीक है, और वो इतनी ओवरलैप होती है कि जो सेंट्रल वाला एच जोन है वहां तक नहीं जा पाती है। ठीक है, तो वो केवल उसके दूर दूर, अभी आपने पीछे स्ट्रक्चर में देखा होगा कि ये वाला जो है ओवरलैप होगी, जब ये इस तरफ मूव करेगी तो इस रीजन पे नहीं आ पाएगी, पार्शियली ओवरलैप रहती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट है एक्टिन फिलामेंट, दैट इज थिन फिलामेंट। सो दिस पर्टिकुलर एक्टिन फिलामेंट is composed of two helical actin filament और F filament। ये देखिए, इस स्ट्रक्चर में आप अच्छे से देख पाएंगे, ये जो ग्रीन कलर की जो दो इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर में जो दो स्ट्रक्चर्स हमारे को यहाँ पर दिखाई दे रही हैं फिलामेंटस, उसको ही बोला जा रहा है थिन फिलामेंट या F फिलामेंट। ठीक है, एंड ईच F फिलामेंट और F एक्टिन is a polymer of G actin monomer. Each F actin is a polymer of G और globular actin monomer. ये जो पूरा का पूरा फिलामेंट है, it is a made up of the polymerization of G protein या globular protein के polymerization से ये F फिलामेंट बनता है। ठीक है, अब ये जो एक्टिन प्रोटीन है हमारी, एक्टिन फिलामेंट है, इसके ऊपर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक रेड कलर की लाइन यहाँ पर और आ रही है, जो कि वो भी नंबर में कितनी है? 2 है। 2 हो गई एक्टिन फिलामेंट की लाइंस और 2 हो गई हमारी ये रेड वाली, और ये जो रेड वाली है उनको बोला जा रहा है ट्रोपोमायोसिन। ये क्या है? ट्रोपोमायोसिन। और रेड फिलामेंट के ऊपर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर देयर इज अ पिंक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर, एंड व्हाट डज इट मीन? ये क्या स्ट्रक्चर है? इस स्ट्रक्चर का नाम है ट्रोपोनिन। तो ये जो थिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट है, वो 3 चीजों से मिलकर बना है। एक तो एफ फिलामेंट, ठीक है, दूसरा ट्रोपोमायोसिन, एंड तीसरा ट्रोपोनिन। किस किस से मिलकर बना है? एक्टिन से, ट्रोपोमायोसिन से और ट्रोपिन से। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए
मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ट्रोपोमाइसिन फिलामेंट रन अलोंगसाइड एफ फिलामेंट। यस, ये आपने अभी देखा। ट्रोपोनिन क्या है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंड इज रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द ट्रोपोमायोसिन। ये भी आपको बिल्कुल डायग्राम में क्लियर हो गया है। इन रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। सेकेंड है मायोसिन और थिक फिलामेंट। दिस मायोसिन और थिक फिलामेंट इज मेड अप ऑफ मीरोमायोसिन। तो इसकी जो मीरोमायोसिन है वो क्या है? इसकी फंक्शनल एंड प्राइमरी यूनिट हो गई। ये हमें बात याद करनी है। मायोसिन फिलामेंट किससे मिलकर बना है? मीरोमायोसिन के पॉलीमराइजेशन से बना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो लाइट ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, सॉरी ये लाइट, ये वाला जो पेल येलो कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज मीरोमायोसिन। दिस इज मीरोमायोसिन। ठीक है, एंड ईच मियोमायोसिन हैज टू पार्ट्स। इसके दो पार्ट हैं। पहला है ग्लोब्यूलर हेड विथ शॉर्ट आर्म, जिसे बोलते हैं HMM, और इसका फुल फॉर्म है हैवी मियोमायोसिन। एंड द टेल वन इज ऑल्सो नोन एज LMM और लाइट मियोमायोसिन। ये यहाँ पर एक मियोमायोसिन का मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है। दिस इज नॉट मायोसिन मॉलिक्यूल, मियोमायोसिन, जिसमें एक जैसे कि दो सांप हैं। आपको कैसे दिखाई दे रहा है? दो स्नेक्स हैं जो एक दूसरे की तरफ इस तरीके से लपटे हुए हैं और उनके फन ऊपर की तरफ हैं, ये वाला एरिया। तो ये यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है उसे हेड कह रहे हैं या HMM कह रहे हैं, हैवी मियोमायोसिन। और बाकी का जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है इसको टेल कहा जा रहा है, या जिसको लाइट LLM या लाइट मियोमायोसिन कहा जा रहा है। ठीक है, यही यहाँ पर स्ट्रक्चर है और ये हेड लाइक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया स्ट्रक्चर? ओके, सो HMM फॉर्म क्रॉस आर्म प्रोजेक्टिंग टुवर्ड्स एट रेगुलर इंटरवल एंड एंगल। ये जो हेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जब जब एक्टिन मायोसिन के ट्रोपोनिन वाले पार्ट से अटैच होगा तब ये इस तरीके से मूव करेगा और एक्टिन को पीछे की तरफ मूव होने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, और इसी मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगा? मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। वो कैसे होगा वो आगे आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ग्लोब्यूलर हेड है मियोमायोसिन का, ये क्या है? इट एक्ट्स एज अ एटीपेज एंजाइम। ये किस तरीके से काम करता है? एक्ट्स एज अ एटीपेज एंजाइम विद बाइंडिंग साइट फॉर ATP एंड एक्टिन। ये एटीपेज एंजाइम की तरह काम करता है और इसीलिए ये बाइंडिंग साइट देता है किसको? ATP को और एक्टिन को। ये जो एक्टिन फाइबर है ना, उसकी एक सब यूनिट को। और जब उनकी बाइंडिंग हो जाती है तो वो उसको एक क्रॉस प्रेस बना के पीछे की तरफ इस तरीके से मूव करता है। गॉट द पॉइंट? चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी जो ये बताती है कि कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट यानी कि एक्टिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट मींस मायोसिन फिलामेंट। सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन। सिग्नल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना ये कौन भेजेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम भेजेगा। किसके थ्रू भेजेगा? मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेजेगा, राइट। सो मोटर न्यूरॉन एंड कनेक्टेड मसल फाइबर फॉर्म अ मोटर यूनिट। मोटर यूनिट क्या है? इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज अ वन मोटर यूनिट? मोटर यूनिट में होता है मोटर न्यूरॉन होगा एक, और दूसरा कनेक्टेड मसल फाइबर होगा। एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एसिटाइल कोलिन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इज रिलीज्ड एंड जनरेटिंग एन एक्शन पोटेंशियल। ये देखिए, ये हमारा एक मसल है। मसल का ये जो जैसे ही यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर आया, कहाँ पर आया? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। इस वेसिकल्स में क्या भरा हुआ है? दीज आर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें कैल्शियम आयन भरे हुए हैं। जैसे ही कैल्शियम आयन ने यहाँ पर कैल्शियम आयन नहीं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए हैं। जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से रिलीज होंगे, वो यहाँ पर जाके पोस्ट साइनेप्टिक वाले एरिया में जाके रिसेप्टर से बाइंड होंगे। जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड हुए, क्या हुआ? मसल क्या हुई? एक्साइटेड हुई। एक्साइट हुई तो यहाँ पर क्या डेवलप हुआ? एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ। टी ट्यूब्यूल से होते हुए उसने क्या करा? वो गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास और उसने सिग्नल दिया कि आप कैल्शियम आयन रिलीज करो। कैल्शियम आयन वहां से रिलीज हुए और एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया। ठीक है, चलिए। एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड रिलीज कैल्शियम आयन
इनटू द सार्कोप्लाज्म। जैसे ही सार्कोप्लाज्म से एक्शन पोटेंशियल रिलीज हुए, सार्कोप्लाज्म से कैल्शियम आयन रिलीज हुए, ये जो कैल्शियम आयन थे इन्होंने बाइंडिंग कर ली ट्रोपोनिन से। किससे बाइंडिंग कर ली? यहाँ पर ट्रोपोनिन, जो एक रेगुलर इंटरवल पर प्रेजेंट है। ये येलो कलर का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। उससे किसने बाइंडिंग की? कैल्शियम आयन से। ठीक है, जैसे ही उसने कैल्शियम आयन से बाइंडिंग की तो उस कैल्शियम आयन से बाइंडिंग की, इमीडिएटली एक्टिंग फिलामेंट ने क्या किया? मायोसिन से बाइंडिंग वाली साइट को एक्सपोज कर दिया। ठीक है, जैसे ही मायोसिन से बाइंडिंग वाली साइट एक्सपोज हुई, मायोसिन का हेड जाकर वहां पर बाइंड हुआ, है ना, क्योंकि इट एक्ट्स एज अ एटीपेज एंजाइम आल्सो। तो यहाँ पर एटीपी जाके बाइंड हुआ और वो कन्वर्ट हो गया एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। इमीडिएटली उस स्लाइड ने इस तरीके से स्लाइड करना शुरू किया और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। गॉट द पॉइंट? समझ में आ गया? सो सबसे पहले स्टेप क्या था? एसिटाइल न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज होगा, ये बाइंड करेगा रिसेप्टर से बाइंड करके ही मसल में क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। एक्शन पोटेंशियल डेवलप होते ही उस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो जाएगा। जाने के बाद उसने कैल्शियम आयन रिलीज करेगा। कैल्शियम आयन जो है ट्रोपोनिन से बाइंड करेंगे। ट्रोपोनिन से जैसे ही कैल्शियम आयन बाइंड करेंगे, एक्टिन जो फिलामेंट है वो उस साइट को एक्सपोज कर देगा जो मायोसिन से बाइंड करने वाली है। मायोसिन का हेड जाके वहां पर बाइंड करेगा और वो फिर एटीपी को यूटिलाइज करके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी में कन्वर्ट होगा और मसल मूवमेंट शुरू कर देगी। ठीक है, वही यहाँ पर लिखाया हुआ है कि मायोसिन हेड बाइंड टू द एक्टिन forming a cross bridge. Myosin pull actin filament towards the center of sarcomere. आई बैंड कैसा होता है? आई बैंड शॉर्ट है, ये मैंने आपको दिखाया था। ए बैंड कैसा है? ए बैंड पूरी लेंथ उसकी ये रहती है। ठीक है, ए बैंड की जो बीच वाली लाइन है उसे क्या बोल रहे हैं? एम लाइन, वो कंपैरेटिवली लाइट है। और जो एक्टिन के बीच में जो कंपैरेटिवली डार्क लाइन है जहां से एक्टिन फिलामेंट बाइंड हो रहे हैं उसको जेड लाइन बोलते हैं। मैं ये आपको लास्ट स्लाइड में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मायोसिन रिलीज एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब रिलैक्स कैसे होगी? जो अभी हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी मसल, वो रिलैक्स कैसे होगी? तो उस केस में ये जो मायोसिन है वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज कर देगी, तो वो रिलैक्स्ड स्टेज में वापस आ जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर ये बाइंडिंग थी तो ये एक्साइटेड थी, एक क्रॉस ब्रिज था। जैसे दोबारा उसको रिलैक्स होना होगा वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज कर देगी। जैसे ही रिलीज करेगी, जो बाइंडिंग थी एक्टिन और मायोसिन की वो हट जाएगी। जैसे ही ये बाइंडिंग हटी तो क्या होगा? जो पीछे की तरफ फिलामेंट एक्टिन गया था वो अपनी नॉर्मल सिचुएशन में वापस आ जाएगा। ठीक है, सो न्यू एटीपी बाइंडिंग साइट क्या करेगी? दूसरा एटीपी आएगा, क्योंकि उस टाइम उसने एटीपी दिया था तो इसको इस टाइम पर दूसरा एटीपी चाहिए होगा। तो न्यू एटीपी बाइंड, ब्रेकिंग द क्रॉस ब्रिज, साइकिल रिपीट एज लॉन्ग एज कैल्शियम आयन आर प्रेजेंट। ठीक है, कैल्शियम आयन पंप बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्टिन साइट मास्क जेड लाइन, रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन। सो यही सिचुएशन जो है बार बार रिपीट होती है जब हम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है हमारी पर्टिकुलर बॉडी। जैसा कि इस पूरे डायग्राम में आपको स्टेप बाय स्टेप मैनर में दिखाया जा रहा है। जब रिलैक्सेशन चल रहा है तो ये कैल्शियम आयन वहां अपनी लोकेशन से हट गए और वापस जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस जा रहे हैं। ये हट गए, वो अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आई थी और जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी हमारी मसल वो रिलैक्स पोजीशन में वापस आ जाएगी। ठीक है, मसल फाइबर के जो टाइप हैं वो और एक बार देख लेते हैं। मसल फाइबर दो तरीके के हैं, एक है रेड फाइबर, दूसरा है व्हाइट फाइबर। रेड फाइबर वो है जिसमें मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। मायोग्लोबिन क्या है? इट इज अ पिगमेंट ऑफ मसल। ठीक है, इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर लैक्टिक एसिड डिपोजिशन नहीं होगा। लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है। और ये क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा है तो ये दिखने में कैसी होगी? रेडिश अपीयरेंस होगी। रेड फाइबर्स जो होते हैं मसल्स के वो वहां यूज किए जाते हैं जब कोई बर्ड लंबी दूरी की उसे डिस्टेंस कवर करना होता है, फ्लाइट करनी होती है। जब बहुत दूर उसे जाना है तो वो रेड फाइबर लेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी थकेंगे नहीं, यहाँ पर लैक्टिक एसिड बनेगा ही नहीं, लैक्टिक एसिड थकाने का काम करेगा, है ना। तो वहां पर वो यूज करेगी रेड फाइबर वाली मसल्स। और वो व्हाइट फाइबर्स कहाँ हैं? जहां पर मायोग्लोबिन कम है, यानी कि ज्यादा रेड नहीं है ये, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया कम है, एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। व्हाट डज इट मीन? यहाँ पर लैक्टिक एसिड बनेगा।
लैक्टिक एसिड बनेगा। जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो वो क्या करेगा, थकाएगा मसल्स को, ठीक है। और ये पेल अपीयरेंस की होती है। जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए जल्दी जल्दी फ्लाई करना है तब व्हाइट मसल फाइबर यूज होंगे, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो पक्षियों में या जितने भी बर्ड हैं वो रेड फाइबर यूज करते हैं। So thank you so much. This is all about the muscles and related topic. I hope आपको समझ में आया होगा. If you have still query, you can write down the comment box. We will discuss it later on. तब तक खुश रहिए, खूब पढ़िए. Thank you.